गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। 5 जनवरी 2022 का पेपर अभी हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में जो है हमने ईवीएस के एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये जो है नेक्स्ट दूसरा वीडियो है जिसमें जो है हम ईवीएस के जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो चैनल पर जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। इसमें जो है सीडीपी और ईवीएस के बहुत सारे पेपर का जो है क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो आप उन वीडियोज को देखना ना भूलें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट करें। कमेंट जो है आप लोग का बहुत कम आती है, तो आप जो है कमेंट जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 तक हमने पिछले वीडियो में किया था, आज 70 से करेंगे। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो देखिए कौन सा जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश यानी कि जो भारत के जो है मूल निवासी है। तो आपके ऑप्शंस हैं संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, संथाली जनजाति, गद्दी जनजाति, गौड़ जनजाति, सहारिया जनजाति। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है पाए जाते हैं गद्दी जनजाति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गद्दी जनजाति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 में। निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। तो देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये, जब मिजोरम का जो ये प्राचीन नृत्य के बारे में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो है ये प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या देंगे। सत्रिया नृत्य, रॉफ नृत्य, चिराओ नृत्य, गरबा नृत्य। तो देखिए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा चिराओ नृत्य, क्योंकि मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो है चिराओ नृत्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पे है कश्मीर से बंगलौर, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, मिजोरम से गुजरात, महाराष्ट्र से मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए कल्पना चावला जो है स्पेस में गई थी रिसर्च करने और उसी दौरान जो है वो वापस नहीं लौट पाई थी, लेकिन सुनीता विलियम्स के बारे में जैसे कि अभी हम सुन रहे हैं, वे जो है वापस जो है पृथ्वी पर लौट कर आ गई हैं। तो ये जो है बहुत ही बड़ी सफलता है हम लोगों के लिए कि ऐसा जो है संभव हो पाया है। तो कल्पना चावला लेकिन जो है वो नहीं आ पाई थी, बहुत ही दुखद घटना हुई थी और उनका जो है निधन हुआ था। आपके ऑप्शन 4 करेक्ट होगा 2003 में। ठीक है, 2003 में 2003 में जो है उनकी मृत्यु स्पेस में ही हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। तो पेड़ के तनों में जो है कौन से पक्षी घोंसले बनाते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ के तनों में जो है बहुत सारे जो है घोंसले बने हुए मिलते हैं। तो ये जो है आपके ऑप्शन है कौवे, बसंत गौरी बारबेट, संकराखोरा, सॉनबर्ड, दर्जिन चिड़िया। तो देखिए करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा बसंत गौरी। ये जो है पेड़ के तने में जो है अपना घोंसला बनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 75। वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि। तो देखिए विटामिन सी जो है किस तरह जो खट्टे फल होते हैं उसमें जो है विटामिन सी पाए जाते हैं। तो विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा गया था कब, जब वैश्विक महामारी आई थी। जैसे कि वैश्विक महामारी आई थी कोरोना 2020 में, जो कोरोना आई थी उस समय जो है क्या करने के लिए क्यों जो है विटामिन सी प्रेफर किया जा रहा था। तो इसके पीछे यह कारण थी कि इम्यूनिटी मेन मुद्दा थी। इम्यूनिटी पावर जो होती है, जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो मनुष्य में होती है, उसे बढ़ाने के लिए जो है विटामिन सी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है शरीर में। इसी के लिए जो है विटामिन सी लेने के लिए जो है बताया जा रहा था।
कोरोना जो है एक बहुत ही भयानक समय था सभी के लिए, और ये बहुत ही ये महामारी जो आई थी, इससे जो है बहुत लोगों की जान चली गई थी। और इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण क्यों लेना चाहिए, तो ग्रहण करने की मात्रा को क्यों बढ़ाना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे है, यह दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या ये दृष्टि वर्णक के निर्माण के लिए आवश्यक है? नहीं, गलत हो जाएगा। यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है? नहीं। इससे भूख बढ़ती है? नहीं। इस यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है? बिल्कुल सही। यह जो है रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाती है, और ये जो है रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जो है ताकत प्रदान करती है, अर्थात ये जो है संक्रमण के विरुद्ध लड़ने के लिए ताकत प्रदान करती है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन 76। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, भोजन जो हम खाते हैं वो जो है शरीर में जाने के पश्चात जो है वो अंदर जो है किस तरह से उसका डाइजेशन होता है, उसकी किस तरह से जो है उसे हमें एनर्जी मिलती है, किस तरह क्या प्रक्रिया होती है शरीर में जाने के पश्चात, ये जो है सवाल पूछा है शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से, कक्षा 5 के विद्यार्थियों से। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने क्या कहा, शिक्षक ने कहा, तो शिक्षक का उद्देश्य क्या है? क्यों जो है शिक्षक ने ऐसा प्रश्न किया, आपको बतानी है। तो आपके ऑप्शन हैं, पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की परिकल्पनाशीलता का विकास करना, और देखते हैं प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों का अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, उपरोक्त तो सभी। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना, क्योंकि बच्चों में जो है किस प्रकार से जो है, बच्चों में ही नहीं सभी में जो है किस प्रकार से जो है क्रिया होती है खाना खाने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात, उस प्रक्रिया के बारे में जो है शिक्षक चाहते हैं कि वे जो है खोज करे, अन्वेषण करे, सोचे, विचार करे और उसका जो है अन्वेषण करे। तो इसलिए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक शिक्षक है, ठीक है, यहाँ पे कक्षा 4 के अध्यापक हैं, एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रतीकात्मक कौशलों का प्रोत्साहन मिलेगा? तो देखिए संग्रहालय जो है ये संग्रहालय भ्रमण के लिए जो है आयोजन करते हैं शिक्षक अयान है यहाँ पे कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए। तो भ्रमण से जो है बच्चों में जो है कौन सा कौशल का विकास होगा? तो देख लेते हैं, एक है वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, वहां पे जाके जो है कुछ प्रयोग करना नहीं रहेगा, वर्गीकरण करना नहीं रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। संप्रेषण एवं चरों की पहचान, कम्युनिकेशन के लिए नहीं। अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण, बिल्कुल सही। देखिए बच्चे जो है जहाँ जाएंगे वहां पे संग्रहालय में, म्यूजियम में, तो वहां पे जो है वो जाके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, अवलोकन करेंगे, और और जो है वो अपने जो है दिमाग में बहुत सारे मॉडल को निर्माण करेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो सीखेंगे, लर्न करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। नक्शा बनाना एवं मापन करना, नहीं, ये गलत होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण। आगे है क्वेश्चन नंबर 78। देखिए पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो 75 से जो है पेडागोजी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो 75 से लेकर जो है 90 तक में जो है आपका क्वेश्चन पेपर में पेडागोजी का ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसे में जो है आप थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आपको परेशान नहीं होना है। और एक बात और आपको इन्फॉर्म करनी थी कि लूसेंट का जो है अभी बुक कवर किया जा रहा है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो बुक है उसी को हम चैनल पर कवर कर रहे हैं। यदि आप भी सीटेट के साथ साथ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए जो है वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो जो है हमने अवेलेबल कर दिए हैं, आप जाकर उन वीडियोज को भी देख लें, क्योंकि आपकी जो है परीक्षा के लिए बहुत ही वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियोज बनाया जा रहा है, तो आप उन्हें भी जरूर देख लें। तो देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 78 है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने की एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा
अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से ये सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? तो देखिए, एक शिक्षक है, वो जो है जल में जो है वस्तु, कौन कौन से वस्तु घुलनशील होते हैं या दिखाने के लिए जो है, अवलोकन कराने के लिए जो है, ऑब्जर्व कराने के लिए बच्चों को क्या करती है, तो घर से जो है वो कहती है कि बच्चों को नमक लाने के लिए, चीनी लाने के लिए, नींबू का रस लाने के लिए, हल्दी लाने के लिए, आटा लाने के लिए। ठीक है, ये सभी चीजों को जो है मांगती है कि घर से आपको लेकर आना है। तो इसके पीछे जो है क्या कारण हो सकते हैं, क्यों जो है वो अपने बच्चों को इस प्रकार से जो है, यानी कि अपने विद्यार्थियों को जो है चीजें लाने के लिए उन्होंने कहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। प्राइमरी स्कूल, देखिए यहाँ पे कूट में जो है करेक्ट आंसर आपको ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन है कि प्राइमरी स्कूल में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता। देखिए, परिवारों को जो है इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सीखने के लिए जो है उनके परिवार साथ में हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर बच्चा जो है स्कूल जाता है, वहाँ पे पढ़ता है, लिखता है, हर समय जो है उनका परिवार के मेंबर, उनका सदस्य जो है उनके साथ में नहीं होते हैं। ठीक है, तो परिवार को शामिल करना इस क्रिया में ये आवश्यक नहीं है कि बच्चों को जो है जल में क्या क्या घुलनशील होता है बताने के लिए परिवार को शामिल करना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, बिल्कुल सही। तो बच्चे जब चीजें लेकर आएंगे तो उन्हें जो है उत्सुकता एक मन में रहेगी, आज जो है हमारे साथ टीचर क्या करवाने वाली है, अध्यापिका जो है क्या हमसे आज एक्टिविटी करवाएंगे, क्या क्रियाकलाप करवाने वाली है स्कूल में। और बच्चे जो है नियमित विद्यालय भी आएंगे, उनका जो है मन लगेगा स्कूल आने में। इन सब चीजों को लेकर जब आएंगे तो वो जो प्रयोग वो करेंगी, जो एक्सपेरिमेंट करेंगी, उससे जो है बच्चे बहुत आकर्षित होंगे, और खास करके बच्चों का जो है बहुत कुछ वो खुद से करके सीखेंगे, तो वो जो है बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो ऐसे में जो है छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा, तो वो जो है खुद से करेंगे, तो उनका जो है इससे जो है ज्ञान का निर्माण आसानी से हो जाएगा, और वो लंबे समय तक जो है इन चीजों को याद रखेंगे। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके, बिल्कुल सही। छात्र जो है स्थानीय ज्ञान जैसे ये सब चीजें हैं जो है, बच्चे जो है कितना बच्चे जो है इन सब चीज़ों से नहीं जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब उन्हें जो है ये चीज़ें लाने के लिए बोला जाएगा तो उनको जो है इसके बारे में पता भी चलेगा, और साथ में जो है जैसे कि हल्दी है, नमक है, चीनी है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है उन ज्ञानों जो भी उन्हें ज्ञान मिलेगी वो जो है स्कूल के ज्ञान से जो है वो संबंधित कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट इसमें दिया गया है, देख लेते हैं। करेक्ट होगा ऑप्शन 1, केवल सी और डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो देखिए, ईवीएस का थीम के बारे में मैंने बताया था, भोजन एक थीम है, और यात्रा थीम है, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यह भी एक थीम है। तो इसी प्रकार से जो है 6 थीम दिए गए हैं आपके पर्यावरण अध्ययन में, ईवीएस में। और इसमें जो है ईवीएस का जो है एक थीम कौन सा है पूछा गया है, तो पदार्थ नहीं है। ठीक है, हम चीज कैसे बनाते हैं और करते हैं, यही सही हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, भोजन का संरक्षण नहीं है। भोजन है लेकिन भोजन का संरक्षण जो है थीम नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हम चीजें कैसे बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर के ईवीएस का जो पाठ्यचर्या है, सिलेबस है ईवीएस का, इसमें जो है कौन कौन से जो है जो सामाजिक मुद्दे हैं उसे जो है शामिल किया गया है, जिससे बच्चों को प्रति जो है सामाजिक मुद्दों के प्रति जो है बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सके। तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं।
बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो देखिए इसमें जो है शामिल किया गया है ईवीएस की पुस्तक में, वो है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। जो बच्चे को जो है इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो जो है इन मुद्दों पर संवेदनशील होना चाहिए। जो सामाजिक मुद्दे हैं जैसे कि बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं जो है, इससे इसके बारे में जो है बच्चों को नॉलेज होना चाहिए कि ये सब चीज क्या है और इसका ये जो है अच्छा होता है या बुरा होता है। इस प्रकार से जो है जैसे बाल मजदूरी है वो जो है कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। जैसे कि हमारे संविधान में जो है बाल मजदूरी को जो है बैन किया गया है, यानी कि आप जो है बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हैं जब तक बच्चा का जो है उम्र 14 वर्ष का नहीं है। 14 वर्ष के नीचे के बच्चों का जो है बाल मजदूरी कराना मना है। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से अपराध माना जाता है। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 यदि आपने पढ़ा होगा तो बंधुआ मजदूरी और देह व्यापार जो है, ये सब बाल मजदूरी ये सब जो है मना की गई है। ठीक है, ये जो है हमारे मौलिक अधिकार है, इसके बारे में जो है बच्चों को ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर जो है बच्चों को जो है संवेदनशील बनाने के लिए जो है इस बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं जो है शामिल किए गए हैं ईवीएस के पाठ्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? प्राथमिक स्तर पर जो है पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो देखिए देख लेते हैं। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, बच्चों को जो है जानकारी तो दी ही गई है। आगे भी देख लेते हैं। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणा एवं पूर्वाग्रह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देखिए रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है। नहीं, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल भी गलत है। तो यहाँ पे देखिए जो पाठ्य पुस्तक जो है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो देखिए इसमें जो है रटने द्वारा सीखने को हतोत्साहित किया गया है, क्योंकि बच्चों को जो है रट कर जो है सिखाने वाला जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसे जो है समाप्त करने की कोशिश की गई है। बच्चों को जो है रटने पर जो है हतोत्साहित किया जा रहा है, न कि प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बच्चों को जो है खुद से करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है। उन्हें जो है बाल केंद्रित शिक्षा को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे खुद एक्टिविटी करके सीख रहे हैं। उन्हें जो है कोई अभ्यास को जो है बार बार याद करने के लिए या रटने के लिए रोट लर्निंग को जो है मना किया गया है। तो ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों का वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? यानी कि जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है उसमें कहानियों का वर्णन क्यों किया गया है, कहानियां उसमें क्यों शामिल की गई है? तो देख लेते हैं इसका क्या कारण है। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों को स्वयं कहानी एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। विद्यार्थी देखिए छोटे बच्चे जो है स्वयं कहानी नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें जो है पढ़ाना पड़ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। शिक्षक की आसानी के लिए जो है वर्णन नहीं किया गया है कहानी का, ये भी गलत हो जाएगा। और देखिए शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। शिक्षक की आसानी के लिए जो है नहीं किया गया है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे कहा गया कि नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो है शिक्षक की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, लेकिन शिक्षक को आसान हो इसके लिए जो है यह नहीं रखा गया है, बल्कि बच्चों की आसानी के लिए रखा गया है कि बच्चे जो है आसानी से समझ सके और उन्हें जो है खुद वो अनुभव कर सके कि उनमें उस प्रकार के रोल जो है मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं नानी तेरी मोरनी है, नानी तेरी मोरनी कहानी, माफ कीजिएगा ये तो कविता है।
कोई भी कहानी होता है, जैसे कि लोमड़ी और अंगूर का जो कहानी है, उसमें जो है खुद जो है बच्चे जो है एक पात्र के रूप में खुद को देख सकते हैं और उन्हें जो है वर्णन से जो है वो आसानी से समझ सकते हैं। बच्चों की आसानी के लिए किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है प्रतिदिन, प्रतिमाह, 6 महीने में, वर्ष के अंत में। तो देखिए किस प्रकार से जो है मूल्यांकन जो है ईवीएस में होना चाहिए। तो ये जो है प्रतिदिन होना चाहिए, ना कि प्रतिमाह या 6 महीने में या वर्ष के अंत में। प्रतिदिन का जो है मूल्यांकन होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 84 है। एक ईवीएस के अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वे बैठकर अपना कार्य करें, उसके विद्यार्थी निम्न में से वंचित रहेंगे। तो देखिए एक अध्यापिका जो है वो शांत माहौल चाहती है कक्षा में। वो जो है नहीं चाहती है कि बच्चों का शोरगुल हो, बच्चे हल्ला करें, या बच्चे जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखे, बच्चे एक दूसरे से बातचीत करें। तो उस प्रकार से जो है वो माहौल क्रिएट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उन्हें जो है शांत माहौल पसंद है। और वो बच्चों को क्या करती है कि चुपचाप बैठ के अपने कार्य करने के लिए जो है कह देती है। तो इस तरह से वो कहती हैं तो उनके विद्यार्थी जो है कुछ चीजों से वंचित रह जाएंगे। जाहिर सी बात है वंचित रहेंगे ही। तो किन चीजों से वंचित रहेंगे? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है बहुबुद्धि, नहीं बहुबुद्धि नहीं होगा। अवलोकन से सीखना, बच्चे तो अवलोकन कर ही लेंगे। व्यक्तिगत सीखना, वो खुद से तो सीख ही रहे हैं, अकेले सीख रहे हैं, लेकिन जो है क्या अकेले सीख रहे हैं और अपना कार्य जो है खुद से कर रहे हैं, चुपचाप कर रहे हैं। लेकिन सहपाठी द्वारा सीखना जो है पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सहपाठी द्वारा सीखने के लिए के दौरान जो है कुछ क्लास में जो है शोरगुल होगा ही, और बच्चे कुछ ना कुछ बातचीत एक दूसरे से करेंगे तो कुछ ना कुछ आवाजें आएंगी ही। और जो है इस सहपाठियों द्वारा सीखना जो है यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। शिक्षक जो है शिक्षिका जो है कहती हैं कि आप जो है शांत रहकर अपना कार्य करें। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति अर्थात युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति अर्थात युक्तियां विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो। छात्रों के अनुभव का मूल्यांकन गुणात्मक हो। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि शिक्षक द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर के लिए तो देखिए विद्यार्थी के आकलन के लिए जो है कौन सा सही होगा, उत्तर में जो है क्या जो है विशेषताएं होनी चाहिए। तो उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हो। देखिए सिर्फ नंबर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है एक शिक्षक के रूप में जो है किसी बच्चों का उत्तर का मूल्यांकन यदि कर रहे हैं, तो वो जो है क्या सही या गलत कितना कहा, इसी के ऊपर जो है बस उन्हें जो है आपको जो है ध्यान नहीं देना है। और दूसरा है कि संख्यात्मक यानी कि उसका जो है नंबर अच्छा हो, इस पर जो है आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यानी अर्थात कि जो नंबर जो है अच्छा ला दिया है, या उसका जो है उत्तर जो है उसका रटा रटाया उत्तर है, इस प्रकार से जो है तो सही गलत के रूप में जो है एग्जैक्ट जो है नहीं होना चाहिए। हो सकता है उसका उत्तर जो है कोई भी प्रश्न आदि आप पूछ रहे हैं उसका कई उत्तर हो सकते हैं, और बच्चे जो है खुद से सोच कर एक अच्छा उत्तर देने का प्रयास कर रहा हो, तो उसे जो है अधिक आपको प्रोत्साहित करना है, उससे जो है अधिक आपको बढ़ावा देनी है। ठीक है, तो उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, बिल्कुल सही। छात्रों के अनुभवों के मूल्यांकन गुणात्मक हो, बिल्कुल सही। दोनों सही हो जाएगा, ए बी और सी। इसमें देखिए बी और सी दिया गया है 3 में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? ठीक है, तो भोजन विषय पढ़ा रही हैं शिक्षिका सुनीता है। ठीक है, और एक पर्यावरण अध्यापिका
युक्ति निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति यानी कि खोज का जो है प्रवृत्ति को कौन जो है बढ़ावा देगी? तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेशन। देखिए अनुदेशन देना तो बस वो खुद जो है आके बता देंगे कि तुमको जो है ये खाना है, ये खाना चाहिए, खाना में वो खाना चाहिए, ये चीज जो है कौन सा चीज जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो सब चीजें नहीं खाना चाहिए, बस वो जो है अनुदेशन दे रही है। तो इससे तो बच्चे कुछ खोज नहीं करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं छात्रों में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना। तो बच्चे जो है विभिन्न भोजन के पदार्थों का चित्रों का संग्रहण तो कर लेंगे, लेकिन ये जो है इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वो जो है चित्रों का जो संग्रहण में जो है इसमें कोई खोज या अन्वेषण की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और देख लेते हैं भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना। भोजन जो है कहाँ कहाँ से आते हैं ये सभी बताना, तो ये भी जो है इसमें खोज की कोई आवश्यकता नहीं है। छात्रों के परिवार और समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता के पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है इसमें क्या करेंगे बच्चे कि छात्र उनके जो परिवार के या समुदाय के जो सदस्य हैं उनसे जो है भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, बच्चों को प्रेरित करना, तो ये सबसे जो है सही होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है बच्चे खोज करके इस पर चर्चा करेंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन 87 है, तो देखिए रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया, इसे स्थान देने का क्या उद्देश्य है? तो रोनाल्ड रॉस को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसके लिए? तो यह जो है इन्होंने पता लगाया था कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होती है, तो इसी को पता लगाने के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रोनाल्ड रॉस की कहानी जो है पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में शामिल किया गया है, तो इसके पीछे जो है क्या उद्देश्य हो सकते हैं आपको बताएं। तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शंस। विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर के संबंध में जोड़ने में सहायता करना, ये भी सही होगा। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी सही हो जाएगा। देखो और ए बी सी तीनों सही है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 ए बी सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। निम्नलिखित वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। तो देखिए इकाई योजना के लिए जो है सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है, नहीं, गलत हो जाएगा। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है, नहीं। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। यह विषय वस्तु का जो है बड़े भाग की गहन योजना है, इकाई योजना, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 89। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले, क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? देखिए जो भाषा सीखने में जिन्हें कठिनाई होती है उन विद्यार्थियों को जो है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए कौन सा उचित होगा? देख लेते हैं। उन्हें स्पर्शीय स्वरूप में या बड़े बड़े अक्षरों में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए, बिल्कुल सही। यदि बच्चों को जो है विभिन्न चित्रों के साथ उन्हें जो है भाषा से यदि समझ में नहीं आ रहा है तो चित्रों के साथ उन्हें समझाया जाए और वस्तुओं के साथ और क्रियाकलापों के साथ जो है क्रियाकलाप यानी कि किया जाए, तो ऐसे जो इससे जो है बच्चे आसानी से सीख लेंगे, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थीम यात्रा में बचेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभव के वर्णन को सम्मिलित किया गया है, इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शंस। यह अध्याय लिंग रूढ़िवादिता के प्रति चुनौती है, बिल्कुल सही। इसमें जो है बचेंद्री पाल को जो है उनकी जो भाई थे उन्हें वो जो है यानी कि वे जो है संघर्ष से जो है
आगे बढ़ी थी। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि महिला जो है पर्वत जो है चढ़ेंगी, ऐसा कुछ जो है कोई ये नहीं सोच सकता था। ठीक है, तो लेकिन जो है उन्होंने जो है बछेंद्री पाल ने जो है यह कार्य करके दिखाया। जो है लैंगिक रूढ़िवादिता के प्रति जो है चुनौती है। ठीक है, ये करेक्ट होगा। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापने पहुंचने में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। क्या क्या चुनौतियों को जो है शामिल करना पड़ा जब पर्वत चढ़ते समय, ये भी सही हो जाएगा। एक अध्याय सामूहिक टीम कार्य के महत्व की व्याख्या करती है, ये भी सही होगा। ये अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही। तो देखिए इसमें ABCD चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लेलिस्ट में जाकर जो भी इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन्हें भी देख ले। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, उन वीडियोस को जरूर देख ले। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है किसी ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।